गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अनलर्निंग पाठशाला के यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं लेवल 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था। लेवल 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था कब? सेकेंड शिफ्ट में 14 तारीख को। ठीक है। NTPC CBT 2 एग्ज़ाम जो अभी ख़त्म हुए हैं जून में रेलवे के, उनमें जो सेकेंड शिफ्ट में लेवल 3 का एग्ज़ाम 14 तारीख को हुआ था, वो हम यहाँ पे पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इससे आपको क्या होगा, ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो आने वाला है अगले महीने, जो जुलाई के एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक में होना शेड्यूल हुआ है, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। किस तरह के क्वेश्चंस रेलवे पूछ रहा है, क्या डिफिकल्टी लेवल रख रहा है, कहाँ कहाँ से टॉपिक से वो क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो सारी चीज़ें जो है आपको इन पेपर के एनालिसिस से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो इन पेपर के एनालिसिस को अच्छे से देखो, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या दूसरी चीज़ आप मुझको यहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये 3-4 हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा रोज़ सुबह 6 बजे जो है मैं करंट अफेयर का सेशन लेता हूँ। कल से मैं सेशन स्टार्ट कर दूंगा, अभी बीच में कुछ दिनों से हुआ नहीं था। ठीक है। कल से वो स्टार्ट होगा और रोज़ सुबह 6 बजे आपको जुड़ना है। वहाँ पर भी आपको किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। अब SSC MTS का एग्जाम आने वाला है और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम आने वाले हैं, इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। करंट अफेयर्स के साथ साथ हम वहाँ पर स्टैटिक पोर्शन भी कवर करके चलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। थोड़ा सा जो है मैं अपना जो स्पीड है थोड़ी सी बढ़ा के रखूंगा, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है। क्योंकि परसों की और वीडियो काफ़ी लंबी थी, कल की फिर भी ठीक थी, 1 घंटा सवा सवा घंटा की थी कल की। ठीक है। चलो देखते हैं। किरण लैंड 40,000 टू किशोर और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के लिए किरण ने किशोर को 40,000 रुपए दिए। ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट दैट किरण विल रिसीव आफ्टर 2 ईयर्स? 2 साल के बाद कितना कंपाउंड इंटरेस्ट जो है किरण को मिलेगा? ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देखो आर क्या दिया हुआ हमको, 20%। 2 साल के लिए दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ 40,000, 40,000। तो हमें 2 साल के लिए निकालना है। अगर हम 20% कितना हुआ, 1/5। ठीक है। अगर हमने 5 रुपए दिए होते उधार, तो हमें कितने मिलते 1 साल बाद? 6 रुपए। ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो दूसरे साल भी हमने 5 रुपए दिए होते, तो हमें मिलते 6 रुपए। दोनों साल का अगर हम देखें, तो अगर हमने 25 रुपए दिए होते किसी को, तो हमें मिलते 36 रुपीज। कितने मिलते हमें? 36 रुपीज मिलती। कितने रुपए का इंटरेस्ट मिल गया हमको यहाँ पर? यहाँ पे हमको 11 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया बच्चों, 11 रुपए का। तो क्या हुआ, अगर हमने 25 रुपीज दिए होते, तो हमें इंटरेस्ट कितने का मिलता? 11 रुपए का मिलता। अगर हमने 40,000 रुपए दे दिए, 40,000, तो हमें इंटरेस्ट कितने का मिलेगा? सिंपल यूनिटरी मेथड लगाओ यहाँ पर। ठीक है। तो 11/25 इंटू में 40,000, 40,000, ये यहाँ पर कैंसिल हुआ 1600 पे, 1600 पे, और 16 और इंटू 11, ये हो गया आपका 176,000, 17,600 रुपये। तो ऑप्शन में है देखो, 17,600 रुपये। ठीक है। इसको इस तरह से इजी वे में आप बहुत जल्दी कर सकते हो। चाहो तो इसको आप 2 साल का, जैसे 20% दिया हुआ है, 2 साल का आप सक्सेसिव इंक्रीमेंट लगा के भी निकाल सकते हैं। जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, A+B+AB/100। तो वहां पर अगर आप 20 ले लो, इसको B को भी 20 ले लो, प्लस में 400/100। तो यहाँ से भी आप 44%, मतलब अगर आपके पास 100 रुपए होते, तो आपके पास 144 हो जाते। तो कितने का इंटरेस्ट मिला आपको? 44 रुपए का मिला, 44 रुपीज का मिला। तो 100 रुपए पे 44 मिल रहा है, तो 40,000 पे कितने का मिलेगा वो हम निकाल देंगे। ठीक है। इस तरह से एक और मेथड है, कई सारे मेथड्स होते हैं इस तरह के क्वेश्चन को करने को, पर आपको वो मेथड अपनाना है जिसमें आपका बहुत कम टाइम लगे। चलो, a train passes a man going in opposite direction in 12 seconds and the speed of a man is 10 किलोमीटर पर सेकेंड। एक जहां से मैन है, इसकी स्पीड यहां से दी हुई है हमको 10 किलोमीटर पर आवर। ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है एक ट्रेन के। ठीक है। यहां से एक ट्रेन आ रही है, तो ये इसको 10 सेकंड में क्रॉस कर जा रही है, 10 सेकंड में इसको मैन को क्रॉस कर जा रही है। ठीक है। और इसकी स्पीड कितनी है? 62 किलोमीटर पर आवर, 62 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द लेंथ इन द ऑफ द ट्रेन? हमें ट्रेन की लेंथ का पता करना है। मान लो इसकी लेंथ यहाँ पर मान लेते हैं एक्स है, एक्स। ठीक है। अगर मान लो ये आदमी जो है रुका हुआ होता,
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल उसकी जो लेंथ होती उसको डिवाइड कर देते हैं उसकी स्पीड से, तो हमारे पास पता चल जाता उसका टाइम पीरियड, कितनी देर में उसने उस डिस्टेंस को कवर किया। ठीक है, अगर ये खड़ा है तो इसका मतलब क्या, ये अपना ही डिस्टेंस कवर कर रही है। लेकिन अभी ये मैन भी जो है चल रहा है उसकी तरह, तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड जो है, इधर से 10 की स्पीड से आ रहा है, इधर 62 की स्पीड से आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड जो है उनकी ऐड हो जाती है। ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो या एक डायरेक्शन में आ रहे हो तो दोनों की रिलेटिव स्पीड जो है ऐड होती है। और अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों के दोनों, या तो इधर या इधर, तो रिलेटिव स्पीड उनकी माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, या इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि हमने मान लिया कि ये आदमी जो है रुका हुआ है एक जगह पे रुका हुआ है, तो हमारे पास ट्रेन कितनी तेजी से आ रही होगी, ट्रेन आ रही होगी 72 की स्पीड से, 62 की स्पीड से नहीं, क्योंकि ये वाला स्पीड भी उसको और डिस्टेंस को जल्दी से कम कर रहा है उनके बीच के। ठीक है, और ये इतनी स्पीड है और डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 72 किलोमीटर पर आवर से डिस्टेंस कवर हो रहा है, जो इसकी लेंथ होगी ट्रेन की, इसको टी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो, T/72। कितना टाइम लग रहा है 12 सेकेंड्स लग रहे हैं, 12 सेकेंड। ठीक है, ये ध्यान रखना है किलोमीटर पर आवर में, तो T12, और हमें निकालना किस में, मीटर में लेंथ निकालनी है। तो आप 72 को क्या करो, 72 को इसको कन्वर्ट कर दो आप मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, इसको किलोमीटर पर आवर को, सॉरी 72 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकेंड्स में कर दोगे तो आपके पास 5/18 आएगा। हमें पता है मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये गया 2 पे, 6 से, ये गया 3 पे, 3 से इसको कैंसिल करोगे 2 4 24, 42 इंटू 2 48, 48 5 जा 240। तो आपको कितना टाइम लगेगा, 240 सेकेंड्स लगेंगे। देखो 240 सेकेंड्स। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। चलो, A sum of money is distributed by a father among his 4 sons। एक कुछ पैसे हैं, एक पापा मतलब एक फादर हैं, उनके पास कुछ पैसे हैं और उनको 4 बेटे हैं A B C D, उनके बीच में उस पैसे को बांटना है किस रेशो में, 3 6 5 8 और 5। आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द अमाउंट ऑफ C रिसीव्ड इज 1000 मोर देन दैट ऑफ B रिसीव्ड। जितने पैसे B को मिले ना, C को उससे 1000 रुपए ज्यादा मिले। ठीक है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 4। जो टोटल कितने पैसे थे जो उन चारों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उस फादर ने, वो हमें बताना है। सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर इनका रेशो ये दिया हुआ है, इसको हम मान सकते हैं 3x 6x 8x और 5x। ठीक है, अब देखो C का शेयर क्या होगा, C क्या है 6, 8x अपॉन में टोटल कितना हुआ है 8 6 14 5 19 3 22 22x। ठीक है, इसको x भी ना बोलो तो अगर आप x तो कैंसिल हो ही जाएगा, इसको 8/22 लिख लें, अगर हम 8/22 लिख लें सीधा 3685 शेयर निकालना है। ठीक है, तो 8/22 टोटल जितने पैसे रहे होंगे उसको x मान लेते हैं। ये किसका हुआ, C का शेयर जो है 1000 रुपीज ज्यादा है किससे, B के शेयर से, तो B का शेयर कितना हो जाएगा 6/22 इंटू में x हो गया टोटल अमाउंट जो उस फादर ने अपने बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 8 में से 6 गए 2, 2/22 1/11, तो x/11 इज इक्वल्स टू 1000। तो x की वैल्यू आ गई 11,000 रुपए। तो 11,000 रुपए थे जो फादर ने अपने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए। तो यहाँ पर देखो आंसर हो जाएगा आपका 4, 11,000 रुपीज, 11,000 रुपीज। चलो, अ जार कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स A एंड B। A और B एक लिक्विड है, एक A लिक्विड है, एक B लिक्विड है, एक जार के अंदर। ठीक है, किस रेशो में है 3 4। अब A के अंदर कुछ ऐड कर दिया हमने, इसके अंदर कुछ सॉल्यूशन हमने ऐड कर दिया। ठीक है, 5 लीटर सॉल्यूशन ऐड कर दिया, तो ये नया रेशो जो बन गया, अब कितना बन गया 4:5। अब देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना इसके अंदर, थोड़ा सा क्या हो रहा है, हमने A को ऐड करा है ना, एक सॉल्यूशन है हमारे अंदर, उसके अंदर A और B दो सॉल्यूशन, एक मिक्सचर है, उसके अंदर A सॉल्यूशन है B सॉल्यूशन है, A और B, A को हमने और ऐड कर दिया, तो उसके अंदर B तो जितना पहले था उतना ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए था, या फिर इन दोनों को अगर हम इक्वल कर लें, B को इक्वल कर लें। ठीक है, तो इक्वल करने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 से, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से। तो मैं मान लेता हूँ पहले मेरा रेशो था 15:20 और अब हो गया है 16:20। ठीक है, देखो B बराबर है
इसका मतलब बी हमारा चेंज नहीं हुआ, लेकिन ए चेंज हो गया। ए कितने यूनिट चेंज हुआ? 1 यूनिट चेंज हुआ, 1 यूनिट चेंज हुआ। और ये 1 यूनिट किसके बराबर है? हमने कितना ऐड करा है? हमने कितना ऐड करा है? 5 लीटर्स ऐड करा है। तो 1 यूनिट बराबर है 5 लीटर्स के, 5 लीटर्स के। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? बी कितना है जार के अंदर? बी देख लो कितना है, 20 है। ठीक है, कितना है बी? 20। इसको मत ले लेना, इसको हम चेंज कर चुके। ठीक है, 20 इंटू 5 100 लीटर, 20 इंटू 5 100 लीटर्स। समझ आया? सॉरी 100 लीटर्स। तो आंसर यहाँ पे जाएगा आपका 100। एक तरीका ये है, आप इस तरह से कर सकते हो। एक चीज के अंदर आप सीधा, अगर नहीं समझ आ रहा कि बी को इक्वल करके क्यों करा है, तो सिंपल है, हमारे पास 3:4 है, हमने 5 लीटर ऐड कर दिया ए, तो इसको मान लो 3x है, ये 4x है। इसमें हमने 5 लीटर ऐड करा तो ये हो गया 3x + 5 और ये 4x है। अब जो नया रेशो बना, ठीक है, नया रेशो क्या हो गया? 3x + 5 डिवाइडेड बाय 4x। ये नया रेशो कितना बन गया हमारा? 4:5, 4:5। इसको सॉल्व कर दो, इसको इधर ले जाओ। 5 3 जा 15, 15x प्लस 5 5 जा 25 इज इक्वल्स टू 4 4 जा 16x, 16x। ठीक है, 25 इक्वल टू 16 माइनस 15x, x की वैल्यू आ गई 25। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है कि b कितना था लिक्विड के अंदर स्टार्टिंग में। b कितना है हमारे पास? ठीक है, तो b कितना है हमारे पास? 4। ठीक है, तो 4 से इसको 25 को मल्टीप्लाई करोगे आप, 25 इंटू 4, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। समझ आया? नई वाली रेशो के अकॉर्डिंग 5 मत ले लेना इसको, ठीक है, 4 लेना इसको जो इनिशियली था, इनिशियली। चलो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हुज बेस रेडियस इज दिस, हुज हाइट इज दिस। सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास? पाई आर स्क्वायर एच। आर चाहिए हमको, आर कितना है हमारे पास? आर हमारे पास कितना है देख लो, रेडियस है 12.5। और एच कितना है हमारे पास? एच जो है हमारे पास 4/5 ऑफ रेडियस मीन्स 12.5। ये आ जाएगा 10। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट कर दो आप, रेडियस की वैल्यू और इसकी वैल्यू, और सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1562.5 पाई रुपीज। ठीक है, ये आप खुद करना। चलो, the height of the frustum of a cone is 8 cm, radius on the top of frustum is 6 cm, bottom radius is 12 cm, curved surface area फाइंड करना है। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए फ्रस्टम क्या होता है। अगर फ्रस्टम नहीं पता है एग्जाम के अंदर तो इस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देना और आगे निकल जाना। ठीक है, चलो, फ्रस्टम क्या होता है? हमारा ये कोन है। अगर मान लो मैंने इस कोन को यहां से बीच से कट कर दिया, बीच से कट कर दिया, तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी? कुछ इसकी शेप इस तरह से हो जाएगी। पूरा ही बना देता हूँ। ठीक है, इस तरह से शेप हो जाएगी इसकी। मैं अगर यहाँ से कट कर दूं, सोचो जो आइसक्रीम का कोन होता है नीचे का, आइसक्रीम हटा दो, कोन को निकालो, उसको कट कर दो, वो इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से। ठीक है, तो इसी का हमको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया हमको इसका निकालना है। इसके अंदर हमको क्या क्या गिवन है? इसके अंदर हमको गिवन है ये वाला रेडियस गिवन है, ये वाला रेडियस गिवन है, ये स्लैंट हाइट गिवन है। देखो कोन के अंदर स्लैंट हाइट क्या होती है? पूरी होती है। लेकिन अगर हम फ्रस्टम की बात करते हैं तो ये आधी स्लैंट हाइट होती है, इतनी इतनी। ठीक है, इतनी स्लैंट हाइट, ये हाइट हो गई और ये स्लैंट हाइट हो एल। ठीक है, और रेडियस हो गया। रेडियस कितना दिया हुआ है? 8। टॉप का रेडियस 6 दिया हुआ है और हाइट दी हुई है 8 और बॉटम का रेडियस हमको दिया हुआ है 12। ठीक है, हमको निकालना है क्या? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो देखते हैं, चलो, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? फ्रस्टम का होता है हमारे पास पाई R1 प्लस R2 इंटू में L। R1 हो गया एक ऊपर का रेडियस, R2 हो गया नीचे का रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें R1 भी पता है, R2 भी पता है, लेकिन L नहीं पता हमको। क्यों नहीं पता? L देखते हैं। L नहीं पता हमको, ये हाइट पता है लेकिन ये L नहीं पता। अब देखो, इसको ध्यान से देखो, ये हमारे पास फ्रस्टम है अगर, ठीक है, ये हमको हाइट दी हुई है कितनी? 8। अब इतनी जितनी हाइट यहाँ पर है उतनी सेम हाइट यहाँ पर होगी ना, ये भी तो सेम हाइट होगी 8। और ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस अगर ये हमारे पास 6 है, ये पूरा हमारे पास 12 है, 12 में से 6 गया तो 6 आएगा 6। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बेस और हाइट हमको पता चल गई है, हाइट और बेस 8 और 6 है। तो पाइथागोरस लगा के हम ये निकाल लेंगे 10, और 10 क्या हो गई? यही स्लैंट हाइट हो गई हमारी L। ठीक है, तो हमने L यहाँ पे निकाल लिया। इस L को सीधा पुट करो ऊपर और आपका आंसर आपके
पास। चलो पाई को पाई रहने देंगे क्योंकि ऑप्शन में पाई के टर्म्स में आंसर दिया हुआ है। आर प्लस आर वन प्लस आर टू 6 प्लस 12 18 इंटू में एल, एल कितना आया था हमारा 10, तो आपका आंसर हो जाएगा 180 पाई। 180 पाई आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में हैगा। ठीक है, आसान था काफी। अगर आपको पता है फ्रस्टम क्या होता है, उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो आपको इस क्वेश्चन को बनाने में मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेंगे। इसको देखते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 4 1 5 5 4 5 बाय 4 उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 बाय 8 माइनस 5 बाय 8 कर सकते हैं, समझे ना। डिनोमिनेटर में 4 है इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाए और मैं ऊपर माइनस कर सकूं। तो ये हो जाएगा 5 बाय 8, यहाँ से आ गया मेरे पास 5 बाय 8, यहाँ पे 3 है, 3 माइनस 5 बाय 8, 8 3 24 माइनस 5 19 बाय 8। ठीक है, तो यहाँ तक का मेरे पास कितना आ गया 19 बाय 8, 19 बाय 8। अब यहाँ से 8 टू 16 और 7 23 बाय 8, 23 बाय 8, इसमें से माइनस कर दिया 19 बाय 8, ये आ गया 4 बाय 8, ये बराबर हो गया 1 बाय 2 के, 1 बाय 2 के। तो यहाँ से ये पूरी वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1 बाय 2। यहाँ पर क्या है मेरे पास p बाय 8 इक्वल्स टू 0, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 1 बाय 2, और ये 8 यहाँ से ऊपर चला गया इंटू 8, तो आपके पास p की वैल्यू कितनी आ गई -4। ऑप्शन में है कोई? हाँ बिल्कुल है। ठीक है, अगर सही करोगे तो ऑप्शन पहली बार में ही मैच कर जाएगा। अगर हल्की से भी गलती हुई तो कहीं ना कहीं ऑप्शन आपका गलत आ जाएगा, इसके अंदर से आगे तो आप उसको लगा दोगे, इसके बाहर आया तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपने कुछ गलती करी, आप दोबारा से चेक करोगे। ठीक है, चलो तो इस चीज का ध्यान रखा करो कैलकुलेशन करते टाइम कि कम से कम गलतियां हो। इसको देखते हैं, इसमें देखो लॉजिक सिंपल सी बात है, नीचे अगर इस तरह से दिख रहा है तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, जब भी इस तरह से आपको उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म दिखाई दे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोलते हैं इसको, रैशनल फॉर्म बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो जब भी दिखाई दे तो उनको मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको कैसे करेंगे, इसका हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। जो दो फ्रैक्शंस का जो एलसीएम लेते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला, वो ऐसे करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 + 3√5, 3 - √5 प्लस में 7 - 3√5, और ये हो गया 3 + √5, और नीचे जब इनको करेंगे हम तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 √5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो हमारा 7 3 21, 7 3 21, 7 के 7 √5 और उधर पे 7 + √5 कैंसिल हो गया। ठीक है, चलो इसको पूरा लिख ही लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 7 3 21 प्लस 21 माइनस 7 √5 प्लस 3 √5 माइनस 3 × √5, 5 3 15, 5 3 15 प्लस में 7 3 21 प्लस 7 √5 माइनस 3 9 √5, 9 √5, यहाँ पे गलती हुई कुछ, यहाँ पे भी 9 आएगा। ठीक है, 9 आएगा, और लास्ट में हो गया -15, और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा टू ओवरऑल 3 स्क्वायर 9 - 5 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 21 और 21 42, और 15 और 15 30, तो आपके पास यहाँ पे आ गया 42 - 30, और नीचे कितना है आपके पास बच्चों, यहाँ पे नीचे है आपके पास 4, ये हो गया 12.4। आपका आंसर आ गया यहाँ पे कितना 3। ऑप्शन में देखो कोई आंसर है ऐसा? हाँ बिल्कुल है 3। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को देखकर घबराना नहीं है, डरना नहीं है, जैसे जैसे उसको दिखाई दे रहा है उसको वैसे वैसे करते चले जाओ, और आराम आराम से करो इस तरह के क्वेश्चंस को। जहां पर ज्यादा कैलकुलेशन हो रही हो, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन ज्यादा हो रही हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन तो इजी, आपका आंसर आएगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होने की वजह से आपका जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन की वजह से कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, उस चीज को जरूर ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक फील्ड है जो रोम्बस की शेप में, ठीक है, इसका पेरीमीटर 292 है, तो पेरीमीटर अगर 292 है तो इसकी साइड कितनी आ जाएगी 73, तो एक साइड इसकी होगी 73। वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 96, एक इसका डायगोनल जो है हमको दिया हुआ है कितना 96। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड, इस फील्ड का हमको एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं इसका, देखो इसमें क्या करो आप, ये 73 है, अगर मैं इसको यहां पर एक और इसका डायगोनल ड्रॉ करता हूं, देखो कॉन्सेप्ट देखना, अगर मैं एक और डायगोनल ड्रॉ करता हूं, ये इसको 90 डिग्री पे कट करेगा। ठीक है, और इस डायगोनल को 90 डिग्री पे कट करेगा। ये चीज हमको पता है कितनी है, ध्यान से देखना क्या हो रहा है,
ये 73 है क्योंकि साइड है, और ये डायगोनल का आधा अगर मैं यहाँ पर लूँ, अगर मैं इतना पोर्शन लूँ इसका डायगोनल का आधा, इतना पोर्शन, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 96 का आधा 48। अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लूँ, अब देखो इस ट्रायंगल को ओ ए बी, अगर मैं इसको बाहर निकाल लूँ ओ ए बी, ठीक है, ये बीच में 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है नहीं बन रहा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता फॉर्मूला यहाँ पे देखो, फॉर्मूला निकाल, फॉर्मूला अगर इसका पता होना चाहिए, उसके लिए आपको ये यहाँ पर इसकी हाइट पता होनी चाहिए, या तो आप किसी तरह से हाइट निकाल लो इसकी, फिर बेस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मुश्किल होगा, इस तरह से थोड़ा सोचोगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मेरे को पता है ये 73 है और ये कितना है 48 है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसका मतलब ये इसका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो बेस हम निकाल सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल सर यहाँ से निकाल सकते हैं हम। तो बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी हाइपोटेन्यूस थ्योरम से, 73 का स्क्वायर माइनस 73 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर, होगा नहीं होगा 48 का स्क्वायर, ठीक है, समझ आया यहाँ तक। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको डिलीट कर देता हूँ बी, ठीक है। 73 का स्क्वायर या तो आप जल्दी से निकाल लो इसका 73 का स्क्वायर क्या होता है, या फिर एक ट्रिक होती है उससे भी आप निकाल सकते हो जल्दी से, ठीक है। 7 3 21 का कैरी 2 51, ये हो गया 9 2 3 5, तो 5 3 9 2 9 5 3 2 9 माइनस 48 का स्क्वायर आ जाएगा आपका, 48 में 2 46 23 2304 2304 2304, ठीक है। तो ये इसको माइनस करूंगा, मैंने कैसे किया है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा आप कैसे जल्दी से स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। 5329 में से हमने माइनस किया 2304, ये हो गया 9 में से 4 गया 52, और ये हो गया 3025। अब ये किसका स्क्वायर है, तो ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है, मैंने कल आपको बताया था जिसके पीछे 5 होता है 15 25 35 45, इनका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं पीछे 25 लिखते हैं, आगे के दोनों नंबर को, जो नंबर है आगे उसको उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे 25 है तो मतलब पीछे तो 5 रहा होगा, अब यहाँ पे 30 है, इसका मतलब 5 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है। तो ये हो गया 55 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया 55 का अंडर रूट, यहाँ पे आया 3025, और b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 55। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। तो b की वैल्यू 55 आ गई, b क्या है हमारे पास, b बेस हो गया। अब मेरे पास क्या था, ट्रायंगल था पूरा, ये एक ट्रायंगल था, ये 55 आ गया बेस, ये 73 था और ये 48 था, ये 90 डिग्री का एंगल था। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 48 इंटू 55, होगा नहीं होगा। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो वही है, बेस कितना है 55, हाइट कितनी है 48। अब देखो इस तरह के 4 ट्रायंगल बन रहे थे, एक रोम्बस की अगर बात करें, ये मैंने एक ट्रायंगल लिया था ये वाला, इस तरह से 4 ट्रायंगल बनेंगे इसके अंदर। तो इसको अगर मैं टोटल एरिया निकालू तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा नहीं कर दूंगा, समझ आया, हाँ सर बिल्कुल कर दोगे, कर दिया आपने, चलो ठीक है। अब देखते हैं आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, 2 पे कैंसिल हुआ, 48 इंटू 2 ये हो गया 96, 96 को 55 से कर देंगे हम, तो यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 96 को मैं कर देता हूँ 55 से मल्टीप्लाई, 6 5 30 0 3 9 5 45 3 48 4 80 0 8 2 कैरी 1 5 2 8 0, कहीं पे है आंसर में, बिल्कुल है सर, अगर ठीक ठीक करेंगे तो आंसर बिल्कुल आएगा, कंफर्म आएगा, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ आया होगा, और क्या कॉन्सेप्ट मैंने निकल लगा के इसके अंदर इसका एरिया निकाला है वो भी आपको समझ आया होगा। एग्जाम में जरूरी नहीं कि आप जो प्रॉपर तरीका होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे निकालोगे, वो चीजें भी जरूरी मैटर करती है, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला लगाया कर रहे हो तो अच्छी बात है, थोड़ा टाइम बचेगा, लेकिन अगर आप कभी कभी अटक जाओ तो इस तरह से अप्रोच को लगाया करो, ढूंढा करो कि मैं कैसे उसका आंसर निकाल सकता हूँ। यकीन मानो ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, और इसके अंदर भी बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जाता है। अगर इस तरह से भी आप कर रहे हो तो भी आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन होना चाहिए, A train crosses a 1 kilometer long bridge in 1 minute and 750 meter long tunnel in 50 सेकेंड। एक ट्रेन है, हमें क्या निकालना है, उसकी स्पीड निकालनी है, ट्रेन की टी, हमें उसकी ट्रेन की लेंथ भी नहीं पता, मान लो एक ट्रेन है जिसकी लेंथ टी है, ठीक है, उसने 1 किलोमीटर का ब्रिज क्रॉस किया 60 मिनट में, तो उसने 1 किलोमीटर हम ले लेते हैं इसको मीटर्स में, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा आंसर जो हमको जो ये दिया हुआ है टाइम जो दिया हुआ है मिनट में दिया हुआ है, तो हम मीटर पर
ठीक है, मीटर पर सेकंड में आंसर निकालेंगे, उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देंगे, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में हमारा आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। अब 1000 हमने अगर ब्रिज की लेंथ मान ली और ट्रेन की टी है, उसकी स्पीड को हमने मान लिया एस 5 नहीं है, ऐसे याद रखना। तो उसको कितना टाइम लगा, 60 सेकेंड्स लगे, 60 सेकेंड्स। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं, अगर 750 मीटर की टनल होती, अगर ये 750 मीटर की टनल को पास करती, इसकी लेंथ अपनी जो है टी है एस स्पीड से ही, तो इसको टाइम लगता 50 सेकेंड, 50 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। देखो इस एस को उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा ये 60 एस, ऐसे इस वाले एस को भी उधर ले जाओ, ये कितना हो जाएगा 50 है। इसमें से इसको माइनस कर दो, 1000 में से 750 गए 250, 250, टी से टी कैंसिल। ठीक है, 60 एस में से 50 एस गए 10 एस, तो उसकी स्पीड कितनी आ गई, उसकी स्पीड आ गई 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमको उसकी स्पीड निकालनी है किलोमीटर में, तो मीटर को जब किलोमीटर में करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 इंटू 18/5, ये गया 5 पे, और 18 इंटू 5 ये हो गया आपका 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट एन इंटरवल ऑफ 5 ईयर्स ईच। एक बार मैं देख लूँ कुछ गड़बड़ नहीं है ना वॉइस में और किसी भी चीज में। ठीक है, वॉइस भी ठीक आ रही है और भी ठीक है। द एज ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट एन इंटरवल ऑफ 5 ईयर्स, मतलब 5 बच्चों का जन्म हुआ 5-5 साल के इंटरवल पर, मतलब एक अगर आज पैदा हुआ है तो 5 साल बाद दूसरा होगा, उसके 5 साल बाद तीसरा होगा, इस तरह से। ठीक है, व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, जो सबसे यंगेस्ट चाइल्ड है उसकी एज निकालनी। मान लेते हैं सबसे यंगेस्ट चाइल्ड हमारा टी है। ठीक है, 5-5 साल के इंटरवल में हुए, तो इससे पहले वाला बच्चा कितने साल पहले हुआ होगा, मतलब इससे 5 साल बड़ा होगा। ठीक है, जो उससे पहले वाला बच्चा होगा वो इससे 10 साल बड़ा होगा, ऐसे ही ये 15 साल बड़ा होगा, और ये लास्ट वाला बच्चा जो है ये 20 साल बड़ा होगा। होगा नहीं होगा, इन सबका सम हमको दिया हुआ है 80, इन सबका सम हमको दिया हुआ है 80, तो इन सबको ऐड कर दो। 5 टी है 5t प्लस 5 10 15 20 35, 5 और 10 50, 50 आ गया। इन सबका सम हमको दिया हुआ है 80, 80, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के 80 माइनस 50, 30 डिवाइडेड बाय 5, 6 ईयर्स। सबसे छोटा वाला जो टी था उसको हमने टी मान लिया, सबसे छोटे वाले की जो एज थी, ठीक है, टी मान लिया हमने, उसको एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 6 ईयर्स। तो वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, कितना 6 ईयर्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा। A certain amounts to rupees 16,500 in 2 years at 5% per annum simple interest, find the sum। 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट लगाया हमने 16,500 पे। अब सिंपल इंटरेस्ट तो जितना होता है हर साल उतना लगता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में तो चेंज होता है, क्योंकि वो पहले वाले जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी लगता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट हर साल 5 ही रुपए लगेगा, 5% का ही लगेगा। तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10% लगेगा, 10%। तो इसके ऊपर 10% लगेगा। हमको क्या निकालना है, शुरू में कितना अमाउंट था, ये अमाउंट हो गया इतना। अब मान लो 10 रुपए थे, इसको ऐसे लिख लो, 10% को लिख लो क्या, 10% को लिख लो आप 10/100, 1/10। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास 10 रुपए थे तो अब आपको कितने देने पड़ रहे हैं, 11 रुपए से देने पड़ रहे हैं 2 साल में। ठीक है, 2 साल में हमारे पास कितने, हमें नहीं पता कितने, लेकिन हमने दिए कितने 16,500, तो निकाल लो यहाँ से। ठीक है, 10/11 इंटू में 16,500, इसको कैंसिल करोगे तो 1500 इंटू 10 15,000। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल से 15 सेकंड का क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन देखना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करता है एग्जाम में। यहाँ पे बच्चे जो है गलत मार्क करके आने के उनके ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, वही है नहीं, वो दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। चलो क्या है, क्या रहा है ये क्वेश्चन। ट्रायंगल है PQR, PQR, उसने बोला एंगल बाइसेक्टर ऑफ QPR का, इसका एक एंगल बाइसेक्टर है, वो किस पॉइंट पे कट कर रहा है, S पॉइंट पे कट कर रहा है। अब PQ 12 है, PQ हमारे पास 12 है, PR 15 है, और QR 18, ये पूरी की पूरी हमको दी हुई है 18। ठीक है, अब वो बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ SR, हमको ये वाली लेंथ निकालनी। अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है एंगल बाइसेक्टर की, एंगल बाइसेक्टर जब भी हम किसी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये वाला रेशो जो होता है PQ अपॉन PR, PQ
अपॉन पी आर ये बराबर होता है क्यू एस अपॉन एस आर, क्यू एस अपॉन एस इसके बराबर होता है। समझ आया? याद रखना आपको ये प्रॉपर्टी होती है, ये साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। ठीक है, इस तरह से याद रखना इसको। तो अब देखो पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू 12 है, ये 15 है, तो ये हो गया 12/15 इक्वल्स टू क्यू एस अपॉन एस आर। इसको कैंसिल कर दोगे तो 4 पे 5 पे, इसका मतलब अगर क्यू एस 4 है, 4 यूनिट है और ये 5 यूनिट है, ये टोटल हमको दी हुई है 18, मतलब 9 जो है 9 वो 18 के बराबर हो गया। एक यूनिट किसके बराबर आ गई? 2 के बराबर आ गई, 2 के, एक यूनिट 2 के बराबर आ गई। हमें क्या निकालना है? एस आर, हमें क्या निकालना है? एस आर। एस आर कितना है? 5, तो 5 है और हमारी एक यूनिट 2 के बराबर है, तो 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 10 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ आया? अगर नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करो और दोबारा से देखो, समझ आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, जब एग्जाम में करोगे सब लिखना नहीं पड़ता, ये फिगर बनाई और सीधा आप इसका आंसर लिख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, टाइम बचाना होता है हमको, जितना टाइम आप लिखने में वेस्ट कर, मतलब कोशिश करा कुछ कम से कम लिखना पड़े, जितना आप कम से कम लिखोगे उतना ज्यादा आप टाइम बचाओगे। इसका रेसिप्रोकल हमको क्या, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द नंबर, इन सबका रेसिप्रोकल करना है और फिर उनको ऐड करके उसका जो रेसिप्रोकल करके तब आंसर लिखना है। इन सबका रेसिप्रोकल कर देते हैं, 4/1, 3/4, 7/5, इन सबको ऐड ही करो ना आप। ठीक है, और 4/5 और 5/8 इनको ऐड करना है, तो नीचे सबका एलसीएम लेना होगा। इन सबका एलसीएम कितना आएगा? आपके पास 40 आएगा। ठीक है, चाहे आप लेके भी देख सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपका आंसर यहीं पे निकल जाएगा, आगे इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। आगे सॉल्व करोगे तो कम से कम आपके 40 सेकंड तो जाएंगे जाएंगे, लेकिन अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया तो 40 सेकंड बचा सकते हो। कैसे? देखो, आपको ऐड करने के बाद फिर रेसिप्रोकल करना है, इसका मतलब 40 जो है ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे देखो 40 आ रहा है किसी में, हाँ सर एक में आ तो रहा है, लेकिन बाकी भी तो कटने के बाद वो कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो बाकी जो होंगे न्यूमरेटर या तो वो 40 होना चाहिए या 40 का फैक्टर होना चाहिए कोई। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना ये 40 का फैक्टर है, ना ये 40 का फैक्टर है, ना ही ये 40 का फैक्टर है। तो हमें यहाँ से देखते ही समझ जाना चाहिए हमारा आंसर जो है ये होगा। यहाँ पर आप स्मार्ट वर्क करके बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो, थोड़ा सा टाइम बचा सकते हो, लेकिन हम इसको ऐसे भी देखते हैं। अब देखो 1 के टेबल में 40 कितने पे आता है? 40, 44 160 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 10 30 आ जाएगा, प्लस इन दोनों का ऐड कर लो क्योंकि नीचे 5 है, 713। अब देख 5 के टेबल में 8 पे आया, 13 इंटू 8 कितना आ जाएगा आपके पास? 104। गलत तो नहीं हो रहा? 13, 5 के टेबल में 8 पे और 8 13 इंटू 8 104। ठीक है, और ये हो गया 5 25। इसको ऐड करेंगे अगर हम तो 190, यहाँ से 10 दे देते हैं इसको, 200, 215, 215, 315, 315 और 4 319, तो ये आ गया आपका 319/40। अब हमें इसका फिर रेसिप्रोकल करना था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 40/319 आंसर है यहाँ पर। देखो ऑप्शन में कोई, हाँ सॉरी गलती हो गई कुछ, देखो क्या गलती हो रही है, 7 4 11 होते हैं, सॉरी ये 11 होते हैं, 7 4 11 और 11 इंटू 8 यहाँ पे 88 आएगा, 88। तो 88 आएगा तो 104 से 88 16 कम होगा, 16 कम, तो यहाँ पर 303 आ जाएगा। ठीक है, 303। ये चीजें ध्यान रखा करो, गलतियां रहो। चलो, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। ए और बी दोनों को एक काम करने में 36 दिन लग रहे हैं, और बी और सी को लग रहा है 20 डेज, 20 डेज। ठीक है, तो इनकी अगर एफिशिएंसी की बात करें तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 180। ए प्लस बी को कितना लग रहा है, कितनी एफिशिएंसी है ए प्लस बी की? अगर 36 दिन में कर रही है तो 5 यूनिट, एक दिन में 5 यूनिट कर रही है। ठीक है, और आपकी बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? बी प्लस सी की 20 और ये हो गया 9 यूनिट। ठीक है, 9 यूनिट ये बी प्लस सी की एफिशिएंसी है। अब उसने बोला था एफिशिएंसी ऑफ सी इज थ्राइस द एफिशिएंसी ऑफ ए। जो एफिशिएंसी ऑफ सी है वो ए के थ्राइस है, मतलब ए बाय सी का जो रेशो है एफिशिएंसी का वो 1/3 है। एफिशिएंसी ऑफ सी इज थ्राइस द एफिशिएंसी ऑफ ए। ठीक है, 1/3 है। अब देखो बी प्लस सी ए प्लस बी, अगर मैं इस बी प्लस सी में से ए प्लस बी को माइनस कर दूं, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? बी से बी कैंसिल, सी माइनस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एफिशिएंसी माइनस करेंगे हम, 9 - 5 4 यूनिट, 4 यूनिट। लेकिन यहां से हम देखें, अगर हम सी माइनस ए कितना है हमारे पास? 3 - 1 2। ठीक है, इसका मतलब अगर हमें सी माइनस ए 4 करना है तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हमारे पास 2
ये भी 2, तो मेरे पास कितना आ गया 2 और 6। अब देखो 6 में से 2 गया 4, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास सी की एफिशिएंसी जो है वो 6 है, ए की एफिशिएंसी जो है वो 2 है, ठीक है। अब ए की एफिशिएंसी 2 है और ए प्लस बी की 5 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 आएगी नहीं आएगी, 3 आएगी नहीं आएगी। अब सब कुछ बोल जाओ भूल जाओ, बी की एफिशिएंसी निकल गई है, आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। देखो मैंने बी की एफिशिएंसी निकाल दी है 3। टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है मेरे पास 180। हमें क्या है 2/3 वर्क निकालना है। 2/3 वर्क कितना हो जाएगा 180 का, 60 इंटू 2 120, 120 यूनिट वर्क हो जाएगा। तो उसने पूछा है 120 यूनिट वर्क करने में बी को कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। बी की एफिशिएंसी है 3, तो 120 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास कितना आ गया 40 डेज आ जाएगा आंसर। देखो ऑप्शन में है कहीं पे 40 डेज, हाँ सर बिल्कुल है, ये रहा देखो 40 डेज। समझ आया, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी अच्छा कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर लगा है। आगे बढ़ते हैं। टू कोर्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट एफ। एक सर्कल है उसके अंदर 2 कोर्स दी हुई है। अब फोर्स बोल दिया उसने, इसका मतलब वो सेंटर से नहीं जाएंगी। एक कोड मैंने ये ड्रॉ कर ली, एक कोड मैंने ये ड्रॉ कर ली, ठीक है। इसको बोल दिया उसने ए बी और एक कोड को बोल दिया उसने सी डी, ठीक है। अब वो बोल रहा है ए एफ 4 है, ए एफ इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको एफ बोला है, तो इसको उसने बोला 4। बी एफ को उसने बोला 6, सी एफ को उसने बोला कितना 3, और ये वाली लेंथ उसने, ये वाली लेंथ नहीं उसने सी डी पूछा है, सी डी ध्यान रखना, सी डी पूछा है उसने। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है, जब भी एक सर्कल के अंदर 2 कोड इंटरसेक्ट कर रही होती है, जिस पॉइंट पे कर रही होती है, तो ये जो होता है ए एफ इंटू एफ बी, ए एफ इंटू एफ बी बराबर हो जाता है किसके, सी एफ इंटू एफ डी के, सी एफ इंटू एफ डी, ठीक है, इसके बराबर हो जाता है। ए एफ 4 है हमारा, एफ बी कितना है 6 है, सी एफ हमारा 3 है, तो एफ डी कितना आ जाएगा हमारे पास, या डी एफ बोल लो, तो डी एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3, 2 से कैंसिल हुआ ये, 4 2 जा 8, तो ये 8 क्या आई है, ध्यान रखना यहाँ पर ऑप्शन में 8 दिया हुआ है, बच्चे सीधा 8 आएगा, जल्दी में तो होते ही है क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, बहुत कम टाइम होता है, जल्दी जल्दी भागना पड़ता है, तो यहाँ पर बच्चे जल्दी से 8 देखते ही यहाँ पर 8 आंसर देखेंगे, लगा देंगे, और यकीन मानो बहुत बच्चे गलत करेंगे, ठीक है। पर एग्जामिनर काफी स्मार्ट है, उसने क्या पूछा है सीडी पूछा है, सीडी पूछा, ये पूरा पूछा है, ये नहीं पूछा, ये पूरा पूछा है। तो अगर हमें डीएफ पता है, डीएफ कितना है 8, उसके अंदर एफ सी ऐड कर देंगे, हम एफ सी ऐड कर देंगे 3, तो हमारे पास कितना आ जाएगा सी डी आ जाएगा ना, 8 3 11, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे कितना 11 हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, थोड़ा सा केयरफुल रहना क्वेश्चंस करते टाइम कि क्या पूछा है क्या निकालना है। हमें पूरा क्वेश्चन आता है, हम कम टाइम में भी कर लेते हैं, लेकिन कई बार जो हम ये नहीं पढ़ते ना कि उसने क्या पूछा और हम क्या निकाल रहे हैं, वहां पर उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये इस तरह की चीज जब आप यूनिट नहीं देखते हो तब भी होता है, कई बार वो यूनिट कुछ और दे देता है और किसी और यूनिट में आंसर पूछ लेता है, वहां पर भी बच्चे बहुत क्वेश्चन गलत करते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। चलो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें के की, ठीक है, के की वैल्यू निकालनी है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करो 38/5 इंटू 9/2, इसको काटोगे आप 14, 14 9 जा 126/5, उसको इधर ले आओ, के को उधर ले जाओ, ठीक है, वो हो गया 26 इंटू 4 52 1043 107 अपॉन में 4, इसको हम सॉल्व कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा जा रहा है। 126 इंटू 4 125 250 250 250 500 504 504 माइनस 107 और 5 535 535, कुछ गलत हो रहा है बच्चों, डिवाइडेड माइनस में आंसर तो नहीं आना ना, 5 4 20, क्या गलत हो रहा है देखिए जरा एक बार, 7 5 35 और 3 38/5 इंटू में 4 2 8 और 1 9 9/2, सॉरी ये 19 आएगा ना यहाँ पे 19, ठीक है, तो ये 19 अगर आएगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा कितना 19 9 जा 190 171 171 171, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 8 2 6 684, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 535, नीचे आ जाएगा आपके पास कितना 20, तो 684 में से 535 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे कितने 149, ठीक है 149, हाँ ठीक है, तो 149 बचेगा, उसको 20 से डिवाइड कर दोगे आप 149 को 20 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये गया 20
और ये गया 7 पे, और बचेगा कितना 9, तो 7 9/20 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 9/20 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। चलो, द एवरेज ऑफ 38 numbers is 51, द एवरेज ऑफ 24 numbers is 45, द लास्ट 5 number is 60, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। ठीक है, देखो इसको करने का जल्दी से तरीका तो ये होता है कि हमें 38 की एवरेज दी हुई है 51। ठीक है, याद रखना 51। अब जो है फर्स्ट 24 नंबर्स की एवरेज जो है वो 45 है। ठीक है, तो 45 अगर एवरेज है यहाँ पर फर्स्ट। ठीक है, देखो 38 की 51 एवरेज है, 24 की कितनी एवरेज है 45, ये कितनी कम है इससे 6 कम है, तो हमारे पास कितना कम हो जाएगा टोटल सम 6 × 24, मतलब कि -144 लिख लो इसको। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है, लास्ट के 5 की एवरेज कितनी हुई है 60, ये इससे कितनी ज्यादा है 9, 9 × 5 45, तो ये 45 बढ़ा देगा सम को। ठीक है, तो टोटल कितना सम हो गया ये -99, मतलब इतने की हमारे पास कमी है टोटल सम में इसकी वजह से। ठीक है, उस इतने की कमी को किसने पूरा किया होगा, जो बाकी के 10 है जिनकी एवरेज निकालनी है हमें। ठीक है, तो बाकी के अगर 10 की बात करें तो उनके पास 9 कितने बचेंगे 38 है टोटल, 24 और 5 29, तो बच गए 9, तो बाकी के 9 जो है उनके पास 51 से एवरेज तो होगी, उसके अलावा जो ये कमी करी है ना इन्होंने, उसको कौन पूरा करेगा, उसको पूरा करेगा ये कितना है 99, बाकी के 10। ठीक है, ध्यान रखना है साइन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये उसके पास कमी है, इस कमी को पूरा कौन करेगा, एवरेज क्या होता है बीच का, अगर कुछ कमी है तो उसको पूरा करने के लिए ऊपर कुछ चाहिए ना, तो इतनी अगर -99 कमी चली गई तो इसको ऊपर 99 ले जाना पड़ेगा ताकि एवरेज ये बनी रहे, तो उसको पूरा करने के लिए वो 10 9 नंबर है। ठीक है, तो हमारे पास सम पता चल गया, बाकी के 9 नंबर का क्या होगा। ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे 9 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 9 4 50, 9 + 99, ये हो गया 558, 558/9, 558/9, इसको कैंसिल करेंगे तो 6 बचा 1 2, 62 आपकी एवरेज आ जाएगी, बाकी बचे हुए नंबर्स की 62 आपकी यहाँ पर एवरेज आ जाएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो बच्चों गर्मी बहुत हो रही है, ठीक है, 1 मिनट में AC ऑन कर लेता हूँ। चलो, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए इन अ टेस्ट आर 20% मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी, जितने बी ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसके 20% ज्यादा ए ने ऑब्टेन किए हैं, तो मतलब ए के मार्क्स कितने हो गए 1.2, बी हो गए, हुए नहीं हुए। सी ने जितने ऑब्टेन करे हैं वो ए प्लस बी ने जितने ऑब्टेन किए हैं उसका 85 को ऑब्टेन किया है, तो मतलब सी के मार्क्स कितने हो गए 0.85 ए प्लस बी, ए प्लस सॉरी हाँ ए प्लस बी। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है कि ए के कितने कम है सी से मार्क्स, वो निकालने हैं। बेसिकली हमें निकालना है सी - ए अपॉन में ए इंटू 100, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखो सॉल्व करते हैं इसको, छोटा छोटा लिख लेते हैं थोड़ा सा। ए जो है 1.2 बी है, और सी जो है वो है 0.85 ए प्लस 0.85 बी। ठीक है, सिंपल सी बात है, ज्यादा इसके अंदर वो मत लगाया करो कि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, इससे कर दूं तो इजी हो जाए, आप इसी को कैलकुलेट करो जल्दी होगा। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखो सी और ए में रिलेशन चाहिए, मतलब बी को हटाएंगे हम, तो ये हो गया 0.85 ए प्लस 0.85, और बी की वैल्यू कितनी आ गई ए अपॉन 1/2, तो 1.2 इंटू ए। ठीक है, 1.2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 सी इक्वल्स टू 1.2 इंटू 0.85 ए प्लस 0.85 ए, ये आएगा, बिल्कुल आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 85 को 12 को मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लगेगा, लगेगा ही नहीं, 85 को इंटू 12 करना है, 12 को लिखो 10 + 2, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे 85 को तो हो गया 850, अब 2 से और मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो 85 इंटू 2 170, इसमें 170 और ऐड कर दो, कितना आ गया 0 2 1 1020। हमारे पास पॉइंट कितने के बाद आएगा 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 1.020, तो ये हो गया आपके पास 1.020 ए, और इसके अंदर 0.85 प्लस कर देंगे हम, 0.85 प्लस कर देंगे हम इसके अंदर, तो ये हो गया
1.78.1, ठीक है, 1.870 ए, ये आ जाएगा आपके पास 1.870 ए, और यहाँ पे कितना है 1.20 सी, ठीक है, समझ आया यहाँ तक। अब देखो ए और सी में आपका रिलेशन पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे अगर मैं सी बाय ए का रिलेशन लेता हूँ तो आपके पास कितना आ गया 1.870 डिवाइडेड बाय 1.20, इसको जीरो को हटा दो 1.87 रखो, ठीक है, ये आ जाएगा। हमें क्या निकालना है c माइनस ए अपॉन सी, तो c माइनस ए -1 कर दो दोनों तरफ, ये हो जाएगा c माइनस ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1.87 माइनस 1.20 डिवाइडेड बाय 1. सॉरी गलती हो रही है, हमें इसका उल्टा लेना पड़ेगा, इसका उल्टा लो, ठीक है। यहाँ पर a बाय सी कितना हो जाएगा हमारे पास 1.20 अपॉन में 1.87, इसमें से 1 में से माइनस कर दो दोनों को, इसको भी और इसको भी, तो ये हो गया c माइनस ए अपॉन सी जो हमें चाहिए, ठीक है, ये हो जाएगा 1.87 माइनस 1.20 डिवाइडेड बाय 1.87, होगा नहीं होगा। इसके अंदर से अगर ये जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 0.67 डिवाइडेड बाय 1.87 इंटू 100, ये कैंसिल हुआ। अब इसको देख लो 6700, ये कितने पे जाएगा अप्रोक्सीमेटली 187 से, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो, ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 6700 को हम डिवाइड करते हैं 187 से, तो लगभग देखो 187 को हम करेंगे 3 से, 4 से करेंगे अगर तो हम कितना हो गया 282437, ज़्यादा पहुंच गया, ठीक है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे 3 से करेंगे, 187 को 3 से करेंगे अगर हम 1 2 8 3 24 6 2 3 5 561, ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे अगर हम, कितने पे गया 3 पे गया 561, ये हो गया 10 में से गया 9 0 1 1090, ऊपर से उतारा 0, अभी देखो कितने पे जाएगा लगभग 1870, इसका आधा कितना होगा 935 5 पे जा रहा है, उससे ज्यादा 6 पे जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, इससे 187 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे इससे बड़ा हो जाएगा, तो 5 पे ही करना पड़ेगा हमें 5, तो 35 के अप्रोक्स में आंसर देखो, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, देखो चाहे आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। मैंने कैसे पता करा 5 पे कितना है, 1870 को आप 1870 10 पे होता, इसको हाफ कर लो, आपको पता चल जाएगा 5 पे कितना होगा, ठीक है, समझ आया। थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है इस तरह के क्वेश्चंस में, लेकिन इजी होते हैं, हो जाएंगे आराम से, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, और ये आप ही का टाइम नहीं लेंगे, ये ऐसे क्वेश्चन है जो सबका टाइम लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन का कोई शॉर्ट फॉर्मूला नहीं होता, बस ये कुछ जगह पे आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हो वो डिपेंड करता है, ठीक है। चलो 3 cos स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करते हैं, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 4 साइन थीटा होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो हो जाएगा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 4 साइन थीटा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल, ठीक है। ये यहाँ पर इक्वेशन बनाओ, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा, और ये गया वहाँ पे 3 और 1 4 -4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको देख सॉल्व करता हूँ, इसको मैं अगर x मान लूँ, एक इक्वेशन बना लूँ यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, तो ये क्या होगा 4 3 12 आना चाहिए और वैसे 4 आना चाहिए, तो इसको कैसे बाइफरकेट करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यहाँ से 3x कॉमन लिया मैंने तो बच गया x प्लस 2, और यहाँ से -2 कॉमन लिया तो x प्लस 2, तो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो वैल्यू आ गई 2/3 और एक वैल्यू आ गई -2, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि x क्या है साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो x की वैल्यू हो गई 2/3, इसका मतलब क्या हुआ साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 2/3, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 2/3 हो गई। हमें क्या निकालना है सेक स्क्वायर थीटा, तो अगर इसकी वैल्यू साइन थीटा की 2/3 है तो हमारी कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी √1 - 4/9, होगी नहीं होगी, ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास 9 - 4 √5/3 हो जाएगी, और इसका उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, सेक थीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास 3/√5, और इसका स्क्वायर कर देंगे हम तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5, तो आंसर आ गया हमारे पास 9/5 कहीं पे है ऑप्शन में, बिल्कुल ऐसा। चलो आगे बढ़ते। The HCF of two numbers is 8. Product of two numbers is 6400. How many pairs of number of pair exist which satisfy the above condition?
ठीक है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। अगर ये क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली कर लोगे, वरना आपको दिक्कत आएगी। देखो अगर HCF 8 दिया हुआ है तो हमारा एक नंबर होगा 8x, 8 होगा, एक होगा 8y। और ध्यान रखना x और y जो होते हैं ये को प्राइम होते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, याद रखो। अगर आपको कोई HCF दिया हुआ है दो नंबर्स का तो आप एक नंबर को 8x मान सकते हो, दूसरे नंबर को 8y मान सकते हो, लेकिन x और y जो है उसके बीच में को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे में कुछ कॉमन नहीं होता। ठीक है, मान लो मैंने 2 4 लिखा, इसके अंदर देखो 2 कॉमन है दोनों में, है नहीं है, इसको 2 लिख सकता हूँ, इसको 2 × 2, तो 2 कॉमन है, तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। लेकिन अगर मैं 2 और 5 लिख देता हूँ तो इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो ये को प्राइम नंबर्स है, वही चीज है। ठीक है, अब देखो 8x, दो नंबर पता चल गए, इनका मल्टीप्लीकेशन हमको कितना दिया हुआ है 6400, तो xy की वैल्यू कितनी आ गई 8 8 64 से 64 कैंसिल 100। अब हमें बताना है एक्स वाई की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है। ठीक है, अगर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन 100 आ रहा है किसी चीज का, तो उसकी पॉसिबल क्या क्या हो सकते हैं फैक्टर्स, एक हो सकता है 50 × 2, एक हो सकता है 25 × 4, ठीक है, एक हो सकता है 20 × 5, एक हो सकता है 10 × 10, ठीक है, और इनके उल्टे भी हो सकते हैं 2 × 50, 4 × 25, 5 × 20 और 10, ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो हमें पता है कि एक्स और वाई क्या है, हमारे कॉमन को प्राइम नंबर्स हैं, मतलब जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अगर मैं इसको देखूं दोनों के दोनों सेम नंबर है, कॉमन हो गए। 20 और 5 को देखूं, 5 के टेबल में 20 आता है 4 पे, कॉमन हो गए, ये भी नहीं हो सकता। इसको देखो 4 के टेबल में 25 आता है, ना 25 के टेबल में 4 आता है, ना 4 के टेबल में 25 आता है, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हो सकता है हमारा। 50 और 2 को देखें तो 52 के टेबल में आता है, तो यहाँ पर भी कॉमन हो गया 2, बचा ये। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो ये आ गई। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, इसी को 4 × 25 भी लिखूं, तो एक पेयर यहाँ से ही बनेगा ना, तो कितने दो पेयर हो गए, दो पेयर हो गए, दो नंबर्स हो गए। ठीक है, एक ये और एक ये, 1 + 1 एक, दो आ गए। तो ऐसे दो ही पेयर पॉसिबल है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे कितना हो गया 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं बना है। ठीक है, बहुत कम बच्चों ने इस क्वेश्चन को बनाया है। लेट x बी द लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस चार 5 नंबर से हर केस में रिमाइंडर बचता है 9। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x इज डिवाइडेड बाय 37। देखो सबसे पहले तो उस नंबर को पता कर लो। नंबर को कैसे पता करोगे, आप इन सबका एक एलसीएम लो। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद हमें पता चल जाएगा एक ऐसा नंबर जो जिससे हम इन सबको डिवाइड करेंगे तो 9 हमारा रिमाइंडर आ रहा होगा, उसके अंदर 9 ऐड कर देंगे, वो नंबर ही पता चल जाएगा हमको। तो सबसे पहला केस यहाँ पे आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा इनका। कितना आएगा 18, 27, 30, 40 एंड 45। 2 से कैंसिल करेंगे 9, 27, 15, 20। जब भी एलसीएम लेते हो सबसे छोटे से पहले करा करो, ठीक है, गलती नहीं होगी। 2 से करेंगे 9, 27, 15, 10, 45। 2 से करेंगे 9, 27, 15, 5, 45। 3 से करेंगे 3, 9, 5, 5, 15। 3 से करेंगे 1, 3, 5, 5 और 5। ठीक है, दोबारा 3 से करेंगे 1, 1, 5, 5, 5 और लास्ट में 5 से कर देंगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 और इसको भी देख ले 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0, 2, 5 2 जा 10, 2 12, 16, 1, 4 2 जा 8, 1 9। ठीक है, 0 8 1 0 8 0। तो आपका एलसीएम आ गया 1080। याद रखना आपको क्या आया एलसीएम 1080। अब ये वो नंबर है जिससे हम इन सबको डिवाइड करेंगे 1080, तो हमारे पास सब में 9 रिमाइंडर बचेगा। तो अगर मैं इसके अंदर 9 ऐड कर दूं तो मेरे पास वो नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, नंबर पता चल गया। अब इसको डिवाइड करना है 37 से, तो आप यहाँ पे देख लो 37 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना रिमाइंडर बचने वाला है। ठीक है, तो ये जाएगा आपका 2 पे 1, 35 35 70 74, 74 कितना बच गया 26 और 8 34 बच गया, 34 बच गया, ऊपर से तारा 9। ठीक है, 370 10 पे जाता है तो 9 पे कितना जाएगा, 9 पे जाएगा आपका 333, 333। एक मिनट 3 7 9 3 कैरी 6 6 3 जा 27, 333, 333। तो कितना बच गया 16। तो आपका रिमाइंडर कितना बच गया 16 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर 16 आपका आंसर हो जाएगा।
आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह से ही करना है इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। A sum of rupees 400 lent and compound interest amount rupees 484। 400 रुपए हमने दिए, 2 साल बाद 484 रुपए हो गए, हो गए नहीं हो गए? व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? रेट निकालना है हमको, सिंपल, इसको और छोटा कर लो। अगर हम 100 रुपए देते तो हमें कितने मिलते? इसको 121 मिलते, मतलब कितने रुपए का इंटरेस्ट मिला हमको? 21 रुपए का इंटरेस्ट मिला, 21%, 21% इंटरेस्ट मिला। अगर 400 दे रहे 484 मिल रहे, 100 होते तो 121 मिलते, ठीक है। तो हमें कितने रुपए का, कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिला? 21% का, और 2 साल का पीरियड है। और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में सक्सेसिव इंटरेस्ट का, सक्सेसिव इंक्रीमेंट का फॉर्मूला लगता है। तो 21 कब आता है? जब हमारा 20% का होता है, देखो 10% का होता है। 10 + 10 + 10 × 10/100, देखो कितना आया? 10 + 10 20 + 0.0001 21%। पता है क्या ये, समझे ना? अगर 10% इंटरेस्ट होता तो 2 साल का जो सक्सेसिव इंक्रीमेंट का फॉर्मूला लगा के हम टोटल पता करते कि टोटल कितना परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो वो 21%। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा 10 रहा होगा 10। और अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लो, ऑप्शन की वैल्यू रख रख के देख लो एक बार कि 2 साल का टाइम पीरियड है, तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे A + B AB/100, ठीक है। A + B 12 12 24 तो पहले आ गया, हमें 21 चाहिए था। 11 11 22, 21 चाहिए था, 22 ज्यादा हो गया, और उसके बाद तो एक टर्म और बच रही है अभी, 12 × 12 / 100 और बढ़ जाएगा। इसी तरह से इसको देखो 16 16 32 बहुत ज्यादा हो गया, तो ऑप्शन यही बचा ना। इस तरह से करना है, ठीक है। चलो बहुत इजी क्वेश्चन था, 2 मिनट क्या 20 सेकंड का क्वेश्चन था। 9 डिजिट का नंबर है, अच्छा क्वेश्चन है। कल लेवल 2 के पेपर में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था, सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी दे दिया है, थोड़ी सी वैल्यूज चेंज कर दी है। 72 से डिवाइड हो रहा है, 72 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि वो 8 से भी डिवाइड होना चाहिए, 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए बच्चों? होना चाहिए सर। हमें वैल्यू निकालनी 3x - 2y की। उस वैल्यू को तब निकालेंगे, पहले x और y निकाल लेते हैं, ठीक है। x y निकालने के लिए पहले देखते हैं, अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो उसके लिए क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 7 8 और y, ठीक है। इसको अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 78 नहीं जाता, 78 से कम क्या जाता है? 72 जाता है। कितने पे? 8 पे जाता है, ठीक है। 8 पे जाता है, जाता नहीं जाता 8 पे, ठीक है। कितने बच गया? 6 बच गए। अब 6 और यहाँ पे y है, तो हम 6 के साथ क्या जोड़े कि 8 से डिवाइड हो जाए? तो 6 के टाइम पे जो 64 होता है वो 8 से डिवाइड होता है, तो y की वैल्यू 4 होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर, ठीक है। 6 बचा, अगर मैं यहाँ पे y को 4 ले लूँ तो ये बन गया 784/8। अब इसको कैंसिल कर दो, 8 बचा 6, 888 आ जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई हमारे पास? y की वैल्यू यहाँ से सर निकल के आ जाएगी हमारे पास, कितनी आई थी? 4, ठीक है 4। अब यहाँ पे y की वैल्यू को रख दो 4, और अब 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो। 9 की डिविजिबिलिटी होती है अगर हम सारी डिजिट्स का सम कर दें और वो 9 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब पूरा का पूरा होल नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है। बिल्कुल सर हो रहा है, सबको ऐड कर दो, ठीक है। तो देख लो, जहां जहां पे 9 है पहले उसको हटा दो, ठीक है, क्योंकि अगर 9 वाली चीजें हटा देंगे तब भी जो बचेगा वो 9 से डिवाइड हो रहा होगा ना, अगर वो पूरा 9 से डिवाइड है, ठीक है। तो ये हो गया 8 3 11, 11 7 18, 8 26 4 30, 30 आ गया, 30 + x। अब ये चीज हमारी 9 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो हम कितना ऐड करें x की वैल्यू? 36 हमारा 9 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है सर, ठीक है। तो 30 के अंदर क्या ऐड करूंगी मेरा 36 बन जाए? सर आप यहाँ पे x की वैल्यू 6 रख दीजिए, आपका 36 आ जाएगा। और 36 किससे डिवाइड होता है? 9 से डिवाइड होता है, बिल्कुल ठीक है सर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास? 6 आ गई। y की वैल्यू कितनी आई थी? 4 आ गई। चलो सर ये आ गया, ये हमारा आंसर है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमें क्या निकालना? 3x - 2y, 3 × x, x है 6, तो ये हो गया 18 - 2 × y, y है 4, 4 2 8, तो आपका आ गया 18 - 8, कितना आ गया बच्चों? 10 आ गया। सर बिल्कुल ठीक है, 10 तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, आंसर 10 ही आएगा। समझ आया? बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, और कम से कम टाइम के अंदर आपको ये क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। A family monthly income is 45,000. Out of the monthly income, 10% is spent on food, 20% spent on house rent, 20 और 5% spent on shopping, 10% spent on personal expenses. बाकी बच गया। देखो सीधी सी बात है, सबकी वैल्यू निकालोगे अलग अलग बहुत टाइम लग जाएगा। देखो कितना खर्च हो रहा है उसका, 20 20 5 45 और 10 55% खर्च हो गया। कितना बचा? 45% बचा। आपके पास कितना बच जाएगा यहाँ पे? देखो 45% बच जाएगा, कितने का? 45,000 का।
इफ द डिसाइडेड टू 12% ऑफ द मंथली सेविंग ऑफ द, इसका 12% वो किसको दे रहे हैं, पुअर्स को दे रहे हैं, तो इसका भी 12% निकाल दो, वही आपका आंसर होगा, होगा नहीं होगा? तो सॉल्व करते हैं इसको। 12/100 इंटू 45/100 इंटू 4500, कुछ गलत कर रहा हूँ, 45,000, दो जीरो से कैंसिल, दो जीरो से कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये हो गया 45 का स्क्वायर इंटू 12। 45 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, निकाल सकते हो, ये होगा आपका 20 और 5 हो जाए 20, 25, ठीक है। और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 12 से, ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको 10 + 2 से मल्टीप्लाई करना, ये हो जाएगा 20250 प्लस में 4050, 4050, ये आ गया आपके पास 0 0 कैरी 1 3 2 4 24300, और एक नीचे जीरो है तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2430 है ऑप्शन में, बिल्कुल है सर, ठीक है। इसमें ऐसे मत करना, पहले इसका 20% निकाला, फिर उसका 20% निकाला, फिर इसका 5% निकाला, फिर इसका 10% निकाला, फिर सबको ऐड किया, फिर उसके अंदर से उसको माइनस किया, फिर उसका 10% 12% निकाला, करते रह जाओगे, ठीक है, सारा टाइम निकल जाएगा। सीधा जल्दी से सोचना है टोटल कितना हमारे पास बच गया, 45%, उसका 12% निकाल लो, ठीक है। चलो, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, ए को 24 दिन लगते हैं काम करने में, बी को 2/5 वर्क करने में 12 दिन लगते हैं, ठीक है, 2/5 वो 12 दिन में कर रहा है, इसका मतलब टोटल 5 यूनिट काम जो है, मतलब ये मान लो 5 यूनिट काम है, 2 यूनिट वो 12 दिन में कर रहा है, तो 5 यूनिट कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा, ठीक है, करेगा नहीं करेगा, निकाल सकते हो इसको, इजीली निकाल लेना। तो बी को कितना लग रहा है, 30 डेज लग रहे हैं काम करने में, बहुत, दोनों ने 6 दिन तक काम किया, कितना काम बच गया, सिंपल है, इन दोनों का एलसीएम निकालो, 240 120 आ जाएगा, ठीक है। ए कितने यूनिट काम करता है, 5 यूनिट, और बी कितने करता है, 4 यूनिट, दोनों मिला के एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं, 9 यूनिट काम, 6 दिन में कितना काम हो जाएगा, 9 × 6 54 यूनिट्स हो जाएगा, 54 यूनिट्स, कितनी यूनिट्स बच गई हमारे पास, 46 और 20 66 यूनिट वर्क बच गया, 66 यूनिट वर्क बच गया। हमें क्या बताना है, कितना काम बचा हुआ है, तो 66 डिवाइडेड बाय टोटल काम कितना है 120, तो ये आ गया आपके पास 33 डिवाइडेड बाय 60, ये हो गया 11 डिवाइडेड बाय 20, तो 11/20 वर्क जो है हमारा बचा हुआ है, अभी भी ऑप्शन में देख लो यहाँ पे 11/20 है, समझ आया। चलो बच्चों, इजी होता है पेपर, बस मेन है कि आप कैसे अप्रोच कर रहे हो, आपकी कितनी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस की वजह से क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं, अगर आपने एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं करी है तो आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एग्जाम में गलत हो जाएंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस तो मतलब पता ही है आपको कैसे करनी है, और सबसे अच्छा तरीका अपनी स्पीड को बढ़ाने का, अपने आप को चेक करने का कि हमारी स्पीड क्या जा रही है, हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, सबसे अच्छी चीज़ है टेस्ट सीरीज। तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, कोई भी यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, टेस्ट सीरीज जरूर दें, अपने एग्जाम के 10-15 दिन पहले से टेस्ट देना स्टार्ट कर दें, और अगर और ज़्यादा टाइम है तो और पहले 1 महीने पहले देना स्टार्ट कर दें, रोज एक टेस्ट दें, उसको एनालाइज करें, कहाँ कहाँ पे गलती हो रही है, कौन कौन से क्वेश्चन में हमने ज़्यादा टाइम लगाया, कौन कौन से क्वेश्चन को हम और इसी तरीके से कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें एनालाइज करो, उनको ध्यान रखो, और यकीन मानो दोस्तों एग्जाम में आप काफी अच्छा परफॉर्म करके आओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है हमको, विड्थ दी हुई है 9 सेंटीमीटर कम है लेंथ से, अगर लेंथ एल है तो उसकी विड्थ L-9 है, और इनका एरिया कितना दिया हुआ है हमको 2430, ठीक है 2430, तो यहाँ पर एक इक्वेशन बना लेते हैं हम, L² - 9L - 2430, 2430 का अगर हम एलसीएम लें, सॉरी 5 2 8 2 3 4 0 5, 3 से काटेंगे 1 3 5, 3 से काटेंगे 4 5, 3 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 5 और 5, ठीक है, तो ये हो गया 5 3 3 3 3 3 2, तो इसको देखो 5 3 15 15 3 45, ठीक है 45, और एक नंबर ले लेते हैं यहाँ से 3 3 9 9 3 27 27 3 2 54 54, देखो इन दोनों का डिफरेंस 9 आ रहा है, हमें भी 9 चाहिए, ठीक है, ये पता नहीं कैसे करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं और ऐसी नंबर इनको कंबाइन करके ऐसा नंबर निकालते हैं जिनका डिफरेंस 9 के बराबर है, मतलब इसके बीच वाली टर्म्स के बराबर है, तो 54 और 45 आ गया हमारे पास, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं L² - 54L + 45L - 2430,
एल की वैल्यू यहाँ पे अगर हम कॉमन ले तो एल माइनस 54, यहाँ से अगर हम 45 कॉमन ले लें तो अंदर आएगा हमारे पास एल माइनस 54। तो एल की वैल्यू दो आ गई, एक तो आ गई -45 और एक एल की वैल्यू आ गई हमारे पास 54। ठीक है, तो ये वैल्यू हो नहीं सकती नेगेटिव में, ठीक है, लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं होगी। तो एल की वैल्यू हो गई 54, तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी, एल अगर 54 है और ब्रेथ उससे 9 कम है तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी होगी 45, होगी नहीं होगी। ठीक है, चलो अब देखो उसने क्या पूछा। अब उसने पूछा पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी, एल प्लस बी। एल प्लस बी कितना हुआ 54 और 45 कितना हो गया 99, 99। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 198, यही आपका पेरीमीटर हो जाएगा। देखो ऑप्शन में है, बिल्कुल है सर 198 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आया। चलो 3200 मीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉपर वायर ऑफ रेडियस 0.3 mm रेडियस दिया हुआ है एक सिलेंडर का। ठीक है, उसकी लेंथ दी हुई है हमको कितनी 3200 मीटर। उसको एक स्फीयर में बदल दिया। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। हमें स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया के लिए हमें आर चाहिए होगा। आर हम कैसे निकालेंगे, दोनों की वॉल्यूम को बराबर कर देते हैं। ठीक है, चलो अब देखो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच और इसकी वॉल्यूम होती है स्फीयर की 4/3 पाई आर क्यूब। होती है नहीं होती, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं आर। आर हम किस में रखेंगे, देखो हमारा आंसर किस में आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, सारी चीजें सेंटीमीटर में रखो, सारी चीजें यहाँ पर रखो आप सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमें क्या है, अगर हम इस आर, ये आर का स्फीयर का आर है और ये आर सिलेंडर का है, तो इसकी वैल्यू पता है इसकी नहीं पता, ये आर हमको निकालना है। ठीक है, तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3 इंटू आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 4, होगी नहीं होगी। अब देखो इसको डिलीट कर देता हूँ। आर कितना है हमारे पास 0.3 mm। मेरे को फाइनल आंसर सेंटीमीटर में निकालना है और सारी चीजों को सेंटीमीटर में लेके चलूंगा तो ज्यादा इजी रहेगा। इसको सेंटीमीटर में करना है तो हमें पता है 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं 0.1 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 0.3 mm में कितने हो जाएंगे 0.1 इंटू 0.3, इसका मतलब 0.3 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आर की वैल्यू पता चल गई हमें 3 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर। चलो अब रखते हैं 3 आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 10⁻⁻4, 9 इंटू 10⁻⁻4 इंटू में एच। अब एच कितना है 32 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 3200 और इंटू में 100, तो ये हो गया 32000 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, आर क्यूब। अब देखो ये चार, ये इस चार जीरो को कैंसिल कर देंगे, ये 4 इसको 8 पे ले आएगा। ठीक है, और हाँ देखो और ये क्या बच गया 3, इसको लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3 और ये 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। क्यूब है यहाँ पर तो दो दो के फैक्टर पेयर बन गए, तो हमारा आंसर क्या हो गया 3 इंटू 2। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 इंटू 2 6 आ गई। आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6 आ गई। हमें क्या निकालना है उसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब, पाई में आंसर को रखना है तो 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू में पाई। ठीक है, अब देखो 6 6 36 और 216 और 4 आंसर गलत आ रहा है बच्चों। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर सॉरी पाई आर स्क्वायर होता है और पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एक 6 नहीं आएगा यहाँ पे इंटू पाई, तो 6 6 36, 36 इंटू 4 144, 144 पाई आपका यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 144 पाई। आसान था। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे इसमें कंफ्यूज रहे होंगे यूनिट्स में। ठीक है, कई बच्चों को याद नहीं होगा कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं या 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, उसकी वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो गया होगा। ठीक है, देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, उसने बोला डिवीजन करिए, हमने डिवीजन इतना है, क्वेश्चन इतना है, रिमाइंडर 0 है, डिविडेंड निकालना है। तो डिविडेंड क्या होता है हमारे पास, डिविडेंड डिविडेंड होता है हमारे पास डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर।
अब यहाँ पे डिविजर कितना दिया हुआ है आपको 22.8, क्वेश्चन कितना दिया हुआ है 8.5, रिमाइंडर 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। चलो इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो इसका मतलब क्या हुआ 1296 की पावर 3 और उसकी पावर 1/4। ठीक है, इस तरह से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1296 की पावर 3/4। ठीक है, अब देखो 1296 किसका होता है स्क्वायर, किसका 36 का होता है। देखो ये ठीक है, 36 को करके देख लो आप, 36 को देखो ऐसे पता करा करो। 1296 किसके बीच में आ रहा है, 900 और 1600 के बीच में, 900 और 1600 के बीच में आ रहा है। ये 30 का है, ये 40 का है, तो इन दोनों के बीच में ही कहीं पे रहा होगा। अब पीछे 6 है, तो या तो ये 4 4 जा 16, 6 4 34 का हो रहा होगा, या तो ये 34 का रहा होगा, या 36 का रहा होगा। इसको पता करने के लिए आप 35 का निकालो। 35 का कैसे निकालोगे, ये 25 और इसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 12, 12 25। अब देखो ये नंबर इससे बड़ा है छोटा है, ये नंबर इससे बड़ा है, तो इसका मतलब 36 आंसर हो जाएगा। अगर ये नंबर इससे छोटा होता तो 34 हो जाता। पता चल गया। ठीक है, चलो ये चीज ध्यान रखना। तो हमें पता चल गया कि 1296 जो है 36 का स्क्वायर है, 36 का स्क्वायर 36 का, और 36 क्या 6 का स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 36 का स्क्वायर और इसको भी लिख दूं 6 का स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 6 की पावर 4 हो जाएगी, और ये 4 इस 4 से कैंसिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पता चल गया मैं 6 की पावर 4, 6 रेज टू पावर 4 और उसकी भी पावर 3/4, 4 से 4 कैंसिल, हमारा आंसर आ जाएगा 6 की पावर 3 इक्वल्स टू 216। 216 ऑप्शन में है, बिल्कुल है सर। ठीक है, आसान है ना। चलो मैन परचेज एन ओल्ड बाइक, इसने 5,500 रुपए की एक बंदे ने बाइक खरीदी, 12% उसके ऊपर रिपेयर्स में लगा दिए। ठीक है, मतलब एक पुरानी बाइक खरीदोगे अगर आप, तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, तो उसकी मरम्मत के लिए उसने कितने पैसे लगाए, 12% लगाए। ठीक है, तो इसका 12% कितना हो जाएगा आपके पास, इसका 12% हो जाएगा आपके पास, निकाल लो। देखो 10% कितना हुआ इसका 550, 550, 1% हुआ 55, 2% हो गया 110, तो 110 ये आपके पास हो जाएगा 660 रुपीज। तो उसने 660 रुपीज के ऊपर एक्स्ट्रा लगा दिए, तो उसके ऊपर जो टोटल उसका अमाउंट पड़ गया, कितना पड़ गया वो 6160, या उसका हो गया सीपी। उसको वो बाइक कितने रुपए की पड़ गई। चलो ठीक है सर, उसने उसको बेच दिया कितने के लॉस पे, 5% के लॉस पे बेच दिया, 5% के लॉस पे बेच दिया, तो उसने कितने की बाइक बेची वो निकालना है। तो सिंपल सी बात है, देखो अगर मान लो 100 रुपये होता सीपी, इसको भूल जाओ अभी, 100 रुपये सीपी होता, उसने 5% के लॉस पे बेचा, मतलब कितने की बेची उसने, 95 रुपीज की बेची। ठीक है, अब हमारे पास सीपी है 6160, तो कितने की बेची होगी, निकाल दो, निकल सकता है। ठीक है, तो 95 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 6160। ठीक है, ये काटो, 95 और 616 को मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। देखो 616 और 95, 0 3 5 1 5 और 3 8 6 5 30 इंटू में 9 6 54 का 4 कैरी 5, 9 1 9 और 5 14 का 4 कैरी 1 55, 0 2 5 8 5, एक जीरो नीचे थी तो एक जीरो कैंसिल कर देंगे, आंसर हो जाएगा 5852। है ऑप्शन में, बिल्कुल है सर, 5852। ठीक है, समझ आया। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं है शायद, अभी है और। ठीक है, 1 2 3 3 क्वेश्चन अभी है। ठीक है, काफी है अभी तो। चलो देखते हैं जल्दी से। रेशो ऑफ मोड एंड मीडियन, मोड और मीडियन हमको दिया हुआ है कितना 13/9। रेशो ऑफ मीन एंड मोड निकालना है हमको, मीन एंड मोड निकाल। हमें पता है कि हमारा जो मोड का फॉर्मूला होता है वो होता है 3 मीडियन -2 मीन, होता है नहीं होता। यहाँ पे इस वैल्यू को डालो, अगर मेरे पास मीडियन 9 है, मोड 13 है, तो मीन कितना आएगा। ठीक है, ये 13 हो गया इक्वल्स टू 3 इंटू 9 -2 इंटू मीन। मीन कितना आ जाएगा, 9 3 9 3 27, 27 में से 13 गए 14, 14 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया हमारे पास 7 मीन। मीन हो गया 7, तो मीन बाय मोड, मीन अगर 7 है और मोड कितना है हमारे पास 13, तो आंसर हो गया 7/13। ऑप्शन है, बिल्कुल है सर। ठीक है, 7/13। नेक्स्ट देखते हैं, इन एन ऑफिस द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज 3/8, मेल एम्प्लॉय 3/8 है, ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय,
ठीक है। जो मेल एम्प्लॉय इज द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज 3/8, देखो क्या बोल रहा है, मेल एम्प्लॉय जो है वो फीमेल एम्प्लॉय के 3/8 है, बिल्कुल है सर, ठीक है। 1/3 ऑफ द मेल्स आर नॉन ग्रेजुएट, इसमें से 1/3 नॉन ग्रेजुएट है, इसका मतलब 2/3 ग्रेजुएट होंगे, बिल्कुल होंगे। इस पे आ जाते हैं फीमेल पे, ठीक है, फीमेल की बात करते हैं। 4/9 ऑफ द फीमेल आर नॉन ग्रेजुएट, इसमें से 4/9 नॉन ग्रेजुएट है, तो इसका मतलब ग्रेजुएट कितनी होंगी, 5/9 होंगी, बिल्कुल होंगी सर, ठीक है। टोटल जो नॉन ग्रेजुएट पीपल है एम ऑफिस के अंदर 164 है, नॉन ग्रेजुएट कितने हुए, यहाँ पे m/3 प्लस में यहाँ से 5/9 ठीक है। ये हमारे पास कितने हो गए, यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी होगी, चलो ये हमारे पास दिए हुए हैं 164, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 को उधर ले जाओ, 3m + 5f की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, एक वैल्यू आपके पास आ गई 3m + 5f इक्वल्स टू 164 × 9 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो m की वैल्यू क्या है, 3/8f, तो m की जगह रख दो 3/8f, तो ये हो जाएगा 9/8f + 5f इक्वल्स टू 164 × 9, यहाँ से f की निकाल देंगे, 8 5 40 और 49f इक्वल्स टू 164 × 9 इंटू में 8 डिवाइडेड बाय 49 को भी यहाँ पर ले आओ, 49 को भी यहाँ पर ले, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 7 से जाएगा, कुछ गलती हो रही है इसके अंदर, 3/8, 1/3 नॉन ग्रेजुएट, ग्रेजुएट 2/3, फीमेल की बात करें तो हमारे पास 4/9 फीमेल नॉन ग्रेजुएट होगी, 4/9 और 5/9 ग्रेजुएट होगी, यहाँ पे 4 आएगा, 4, ठीक है। तो ये हो गया 3 और 7 आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया 7, गलती हो रही है कुछ, है ना, देखो 3m + 7 सॉरी 4 + 4, यहाँ पे 4 आएगा, 4f आएगा, और ये हो गया इतना 164 × 9, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 4, 9 और 4 13 हो जाएंगे, नहीं 8 चौक 32 और 9 32 और 9 41, 30 41 हो जाएगा, 41f, तो यहाँ पर आ जाएगा 41, यहाँ पे आएगा 41। अब देखो ये गया 4 पे, और 9 8 72 और 4 8 और 7 4 28, 288, तो f फीमेल की वैल्यू आ गई 288, फीमेल की वैल्यू कितनी आ गई 288, टोटल फीमेल कितनी है 288, और मेल कितने हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे हमारे पास 3/8 × 288, 3 पे बचा 4 5 6 पे, और 72 और 36 108, ठीक है। टोटल एम्प्लॉय पूछा है उसने, तो 288 और 108, 288 और 108 6 9 3 396 ऑप्शन है, बिल्कुल है सर, ठीक है। थोड़ी सी इस तरह से आप भी थोड़ा ध्यान रखा करो एग्जाम में क्वेश्चन करते टाइम, छोटी सी मिस्टेक होने से पूरा आंसर गलत आ जाता है, अभी मेरी छोटी सी मिस्टेक हुई पूरा आंसर गलत आ गया था। चलो इसको देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, एवरेज निकालनी है हमको, मीन निकालना है मतलब एवरेज निकालनी है। 5 बंदों का वेट है 31, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 5 5 3 जा 15, 25 × 7 175, 20 × 6 120, 35 × 4 140, और 20 × 3 60, इन सबको ऐड करेंगे, 10 0 कैरी 1, 5 1 6 6 2 8 7 15 और 4 19 और 6 25 का 5 हासिल 2 3 4 5 6 650, ठीक है। और टोटल 650 को किससे डिवाइड करेंगे हम, इन सबके एडिशन से। टोटल कितने लोग हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, और एक मतलब 5 स्टूडेंट्स का 31 वेट है, एक का 31 है तो 5 का कितना हो जाएगा निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह 650 आएगा। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 7 5 12 6 18 4 22 3 25, इसको 25 से कर देंगे, 2 पे बचे 15 6 पे 26 आ जाएगी एवरेज, है ऑप्शन में, ठीक है। अच्छा था क्वेश्चन, आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है मैथ से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जा सके मेरे को मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में आपको इंस्टाग्राम आईडी व्हाट्सएप नंबर दोनों मैंने प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। और अगर आपके पास किसी भी शिफ्ट का कोई पेपर है तो मेरे साथ शेयर कीजिए,
ताकि मैं उसको डिस्कस करूं। वैसे तो मैं करूंगा ही, मेरे को क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे थोड़े अब, ठीक है। मेरे पास पेपर 3-4 ही थे, मैंने डिस्कस कर लिए। अब मैं थोड़ा सा उनको कहीं ना कहीं से निकाल के उनके क्वेश्चंस को फ्रेम करके तब आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगर आपके पास है तो आप मेरे नंबर पे मेरे को शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए और बस जी जान लगा देनी है इस बार की हमें जॉब लेनी है, ठीक है। अगर आपका एनटीपीसी में हो रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये मत सोच के चलो कि उसमें हो ही जाएगा, फाइनल लिस्ट आने में अभी टाइम है। अगर आपके कट ऑफ से बहुत ज्यादा मार्क्स ऊपर है, 85-90 जा रहे हैं, तो आप श्योर हो जाओ। लेकिन अगर आपके 75 से भी कम है, 75 है, तो आप ग्रुप डी की तैयारी में अच्छे से लग जाओ, ठीक है। और रोज सुबह 6 बजे करंट अफेयर का सेशन होता है, उसको भी देखना बिल्कुल ना भूले, ठीक है। वहां से आपको करंट अफेयर तो मिलेगा ही, उसके अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें रेलवे पूछ रहा है एनटीपीसी के पेपर को एनालाइज करके जो मैंने पता किया वो चीजें भी वहां पे डिस्कस करूंगा, स्टैटिक पोर्शन भी वहां पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो रोज सुबह 6 बजे जुड़ना है और ये मैथ्स का सेक्शन तो आपको देखना ही है, ताकि आपको पता चले कहाँ कहाँ पर किन किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। आई होप दोस्तों आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहोगे और इस बार एग्जाम फोड़ डालोगे। 2022 में अपने घर वालों को, अपने चाहने वालों को एक बहुत अच्छी न्यूज दोगे कि आपकी सरकारी नौकरी लग गई, ठीक है। चलो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह 6 बजे की क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।